हम लोग पहुंचे बेटा, ब्रांच अकाउंट चैप्टर का नाम है। इसमें आज हम लोगों को एक नया मेथड करना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। मैंने आप लोगों को ये सब बोला था कि थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये सब मैंने आपको बोला था थियरी वाले पेजेस में लिखना। एक बार सिर्फ मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन मैंने ये सब किया हुआ है। जब इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला मेथड होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, कौन से नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं और कौन सी टिपिकल एडजस्टमेंट आती है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, ये सब मैं आपको थियरी वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। सिर्फ एक बार दिखा रहा हूं मैं आपको। अब यही सारी चीजें अप्लाई कैसे करनी है सम्स वाले पेजेस में, वो हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 29 में, इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब सबसे पहली हिंट ये कि जिस क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो उसमें कंपलसरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्काइन कंपनी ऑफ पाटन हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट गांधीनगर। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज ऑन 31/3/2010। तो सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा 31/3/2010 और मैं आपको सारे नेसेसरी अकाउंट्स बताऊंगा कि कौन से बनते हैं। अब यहां से लेकर आएगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच trading account for the year ending on 31/3/2010, for the year ending on 31/3/2010 ये ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। फिर एक हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा। हेड ऑफिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट। जैसा कैपिटल अकाउंट होता है ओनर का, वैसा ही हेड ऑफिस अकाउंट होता है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2010। ठीक है, ये सब कौन बना रहा है, चारों चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चारों चीजें बन रही है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, उसके बाद एक ये छोटा सा अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कौन सा अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनेगा। और मैंने क्या किया है, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्रीज और रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्रीज और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज मैंने पहले से ही लिख के रखी है। थियरी वाले पेजेस में मैंने कॉपी पेस्ट करके रखी है। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज मैं थियरी वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। राइट, यही इंडिपेंडेंट ब्रांच में टिपिकल बातें आती है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत। अब हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको ये दिखा दिया कि अकाउंट्स कौन से बनाने हैं। अब अगर आपको इजी तरीके से स्टार्ट करना है तो पहले ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर दो, और अगर पहले हार्ड से सॉल्व करना है तो पहले एडजस्टमेंट्स करो। मैं थोड़ा इजी से शुरू करता हूं, मैं ट्रायल बैलेंस से शुरू करता हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 37,500। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 37,500। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है 37,500, आप ऐसा ही समझो कि आप लोग अपना 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। मैंने बोला मैं पहले इजी वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 37,500, ये ट्रेडिंग अकाउंट है सबसे पहले। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 112500। मतलब ब्रांच वाले ने इतने गुड्स हेड ऑफिस से खरीदे या हेड ऑफिस से मिले ब्रांच को 112500। ये एक तरीके का ब्रांच का परचेज है। तो टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इनर कॉलम में लिख देता हूं मैं फिलहाल 112500। फिलहाल मैं इसको इनर कॉलम में लिख देता हूं 112500। ये एक तरीके का परचेज है। आगे फिर लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 15,000 15,000। मतलब इतने पैसे, इतने गुड्स ब्रांच वाले ने हेड ऑफिस को रिटर्न किए 15,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 15,000, ये एक तरीके का परचेज रिटर्न हुआ। अब आप इसको डेबिट में से माइनस करो, यहां से डेबिट में से माइनस करो 15,000 तो भी चलेगा, डेबिट में से माइनस 15,000 तो भी चलेगा।
क्रेडिट साइड पे प्लस कर दो, अलग से एंट्री कर दो तो भी चलेगा। तो मैं ये 15,000 में लिख दूंगा लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। कितना? 15,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 15,000, ये माइनस हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में 112500 माइनस 15,000, आउटर कॉलम में आएगा 97,500। अब आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट हो रहा है, सेम फाइनल अकाउंट जैसे डेबिट वाला सब डेबिट ही हो रहा है और क्रेडिट वाला सब क्रेडिट ही हो रहा है। ये 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रेडिट, तो मैंने इसको डेबिट में से माइनस कर दिया। डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट ही होता है। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट की अमाउंट है ये 112500। मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे ऊपर नीचे नहीं दिखे आपको, ये हेड ऑफिस अकाउंट और ये इसकी अमाउंट है 112500। अब हेड ऑफिस अकाउंट आपको दिया हुआ है 112500। हेड ऑफिस अकाउंट मतलब एक तरीके से कैपिटल अकाउंट, ओनर का कैपिटल। तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच वाला बनाएगा हेड ऑफिस अकाउंट। ये हेड ऑफिस अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें क्रेडिट साइड पे 112500 और इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। और ऑब्वियसली ये 99.99% ये क्रेडिट साइड पे ही होगा 112500। आगे और क्या दिया हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट के बाद? फिर आपको दिया हुआ है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। परचेज में दिया हुआ है 112500 और सेल में दिया हुआ है 2,70,000। अब आप देख रहे हो यहाँ पे परचेज दिया हुआ है। क्यों परचेज दिया हुआ है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ये हेड ऑफिस से भी गुड्स खरीद सकती है और बाहर ओपन मार्केट में से भी गुड्स खरीद सकती है, ये वाली ब्रांच। तो 112500 ये परचेज हुआ। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड पे 112500 क्या लिखेंगे इसको? टू परचेज 112500। और क्रेडिट साइड पे सेल दिया हुआ था 2,70,000, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगा बाय सेल्स। इस बात का ध्यान रखना, अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो पहले सेल्स को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, फिर सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो चेक कर लेंगे हम लोग। ये सेल्स दिया हुआ है 2,70,000। आगे ये परचेज हो गया, ये सेल हो गया 112500 और 2,70,000, ये आ गया गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न इतना तो आपको मालूम होगा कि डेबिट वाला होता है सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न डेबिट में जो दिया हुआ है 15,000 ये सेल्स रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट में दिया हुआ है 7,500 वो परचेज रिटर्न होता है। अगर नहीं भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे याद करो कि डेबिट वाला क्रेडिट में थे माइनस और क्रेडिट वाला डेबिट में थे माइनस, तो ऑटोमेटिकली राइट ही होगा। ये 15,000 डेबिट वाला क्रेडिट में थे माइनस, तो ये 15,000 जो है ये सेल्स रिटर्न है, ये डेबिट में दिया हुआ है, ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न 15,000, ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये जो सेल्स आउटर कॉलम में लिखा है 2,70,000, इसको पहले डिलीट करके इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 2,70,000। अब 2,70,000 में से 15,000 माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू 2,70,000 माइनस 15,000, तो बाकी हमारा नेट सेल्स आएगा 2,55,000। इसको बोलते हैं नेट सेल्स 2,55,000। ठीक है, डन। उसी तरीके से आपको क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट दी हुई है 7,500, ये हुआ परचेज रिटर्न, 7,500 परचेज रिटर्न। अब ये जो 7,500 परचेज रिटर्न है ये परचेज में से माइनस हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न 7,500। लेस परचेज रिटर्न 7,500। अब ये जो आउटर कॉलम में हमने लिखा है 112500, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 112500
और इसमें से 7500 हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 112500 माइनस 7500, बाकी बचेगा 1,05,000। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, आउटर कॉलम में 1,05,000। आगे परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है 7500, तो ये 7500 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय टू फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 7500, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया हुआ है सैलरीज। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय के बाद आपको दिया हुआ है सैलरी, और ब्रैकेट में एक डेट दी हुई है। सैलरी अप टू 28/2/2010 16,500। पहले ब्रैकेट को देखे बिना, पहले हम लोग ब्रैकेट को नहीं देखते हैं, ब्रैकेट को देखे बिना सैलरी कहाँ पे आता है, सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 16,500। सैलरी यहाँ पे पीएनएल में डेबिट होगा 16,500 टू सैलरी, ये पीएनएल में डेबिट होता है 16,500। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में अप टू 28/2/2010, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको 11th में 12th में बताया है कि ये जो अप टू 28/2/2010 है, ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है 16,500, ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है वो पेड अप अमाउंट होती है। मतलब 28/2/2010 तक, 28/2/2010 तक हम सैलरी पे कर चुके हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को डेट्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह आती है, 11 महीने की सैलरी हम लोग पे कर चुके हैं। अब सुनना ध्यान से, देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2009 से 28/2/2010 तक, मतलब 11 महीने की सैलरी हम लोग पे कर चुके हैं, और 11 महीने की सैलरी होती है 16,500 रुपए, ये सैलरी हम पे कर चुके हैं। 1/4/2009 से 28/2/2010 तक 11 मंथ्स की सैलरी हम पे कर चुके हैं, ये होती है 16,500। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने की सैलरी हमको पे करना बाकी है। 1 मार्च 2010 से लेकर 31 मार्च 2010 तक, ये एक महीना हुआ, 1 मंथ हुआ। इस 1 मंथ की सैलरी हमारी पे करना बाकी है, तो 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी, ये 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 मंथ्स का 16,500, तो 1 मंथ का कितना, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। अब ये सारा कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, यहां से हटा देता हूँ और वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊपर से डिलीट कर देता हूँ मैं, सब पीएनएल अकाउंट में थे सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग नोट्स में मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ सैलरी, और उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि 11 महीने का 16,500, तो एक महीने का कितना, तो यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी फाइंड आउट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इक्वल टू 1 मंथ मल्टीप्लाई बाय 16,500, 1 मंथ मल्टीप्लाई बाय 16,500 डिवाइडेड बाय 11 मंथ्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 16,500 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 16,500 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई 1,500 रुपीज। इसके हम लोग दो इफेक्ट करेंगे,
मैंने बताया 11th में कि हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 आया हमारा, इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, सेम फाइनल अकाउंट के जैसे। 1500 का एक इफेक्ट, सैलरी में हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा इक्वल टू 16,500 प्लस 1500, आउटर कॉलम में हो जाएगा 18,000। और ये 1500 आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1500, ये सैलरी हमको पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डन। तो ये 1500 की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। इफेक्ट्स तो आप लोगों को आता ही है, इफेक्ट्स आपको आता ही है, कैलकुलेशन पे ध्यान दो कि 1500 कैसे आया। 2 इफेक्ट इसके क्या किए, एक पीएनएल में डेबिट साइड पे प्लस दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1500, ये 2 इफेक्ट किए हमने। आगे नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद वेजेस, वेजेस दिया हुआ है 6000, ये 6000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, ये भी आपको मालूम है कि वेजेस 6000 ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेजेस 6000, तो वेजेस 6000, तो वेजेस जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, मैंने लिख दिया इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवरी 1500 और 3750। अब जो डेबिट वाला 1500 है ये बैड डेट्स है, ये पीएनएल में डेबिट होता है, और बैड डेट रिकवरी क्रेडिट वाला 3750 ये हमारी इनकम होती है, ये पीएनएल में क्रेडिट होता है। अमाउंट याद रखो 1500 और 3750। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा नीचे कर दिया। तो डेबिट में दिया हुआ है 1500 और क्रेडिट में दिया हुआ है 3750। अब जो डेबिट वाली अमाउंट है वो बैड डेट्स है, ये हमारा लॉस होता है, ये पीएनएल में डेबिट होता है, और जो क्रेडिट वाली अमाउंट है उसको बोलेंगे बैड डेट रिकवरी, या इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न। रिकवरी या रिटर्न एक ही बात होती है, ये हमारी इनकम होती है 3750। डन। आगे इसके बाद दिया हुआ आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जो डेबिट वाली अमाउंट है 66,000 ये डेटर्स है, ये हमारा एसेट होता है, और जो क्रेडिट वाला 30,000 है ये लायबिलिटी है, ये क्रेडिटर्स है। 66 और 30 अमाउंट याद रखो, डेबिट मतलब डेटर्स, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स, डीडीसीसी। तो 66,000 जो डेटर्स है ये एसेट साइड पे आएगा बैलेंस शीट में, ये हमारा डेटर्स हुआ एसेट, और 30,000 जो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ये हमारी लायबिलिटी हुई क्रेडिटर्स। 30,000, डेटर्स 66, डेटर्स मतलब डेबिट मतलब एसेट, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, बट कभी ऐसा डेबिट लिखना नहीं। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है, बट क्रेडिट कभी लिखना नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में रखना कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है। तो डेटर्स डेबिट मतलब एसेट 66,000। डेटर्स मतलब डेबिट मतलब एसेट, 30,000 क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। आगे कैश एंड बैंक। अब जो डेबिट में है 3750 ये एसेट हुआ, और जो क्रेडिट में है 11250 ये लायबिलिटी हुआ। ये जो क्रेडिट वाली अमाउंट है ये हुआ हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट में 3750 हमारा एसेट हुआ, और क्रेडिट में 11250 लायबिलिटी हुआ। अब कैश में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता है, कैश हमेशा हमारा एसेट ही होगा। एसेट साइड मतलब डेबिट साइड मैं लिख देता हूं, ये डेबिट कभी एग्जाम में लिखना नहीं,
लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट का भी एग्जाम में लिखना नहीं। अब कैश में हमेशा एसेट साइड पे ही बैलेंस आएगा, बैंक में एसेट साइड भी आ सकता है, लायबिलिटी साइड भी आ सकता है। अगर बैंक बैलेंस हो तो एसेट साइड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो लायबिलिटी साइड आएगा। तो जो क्वेश्चन में क्रेडिट में अमाउंट दी हुई है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है 11250, और जो डेबिट में अमाउंट दी हुई है वो कैश बैलेंस है। ठीक है, कैश कभी भी लायबिलिटी में नहीं आ सकता है, बैंक लायबिलिटी में आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 3750 और 11250, 3750 और 11250। अब एक ये एंट्री रह गई 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली, और कुछ 4 एडजस्टमेंट्स हमारी रह गई। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो में भी कुछ लिखना, पहले मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, आंसर बैलेंसिंग वगैरह करूंगा, उसके बाद लिखना, अभी मत लिखो। एक और मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, पूरी बैलेंसिंग के साथ जब कंप्लीट हो जाए तब लिखना। नेक्स्ट वीडियो में सब अच्छी तरह से बैलेंसिंग हो जाए उसके बाद, अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।